Hello, everyone. So, we are back again with the weekly crypto roll-up. जैसे कि हम लोग हर वीक करते हैं कि जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स है एंड फाइनली अक्टूबर इज हियर जो मैं लास्ट 2 वीक से चिल्ला चिल्ला के यस अक्टूबर इज हियर मैं बोले जा रहा था सो आप लोग अगर मार्केट्स देखे हो सो सबसे पहले तो शुभ विजया दशमी सो इट्स ऑलरेडी दशमी हियर सो I hope that everybody who is from Kolkata and other parts of India had a very great weekend and enjoyed a lot in the festive season. And फेस्टिवल के साथ ही शायद हम लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट भी दे गए हमारे गॉड एंड गॉडेसेस विद दिस अक्टूबर सो या सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन कि अक्टूबर तो हो गया अब नवंबर आने वाला है सो व्हाट इज द नैरेटिव इन नवंबर So if you are joining in from any of the channels like LinkedIn, YouTube, or Twitter, so you can just go in the comment section and put out your comments. Like कोई भी अगर आपको question or doubts हो या कुछ भी पूछना हो हम लोगों से, so you can ask in there and we'll take it up. And also do like and share the stream so that other people get to know about it and we spread it around. So let's start after a long weekend and a puja vacation. And let's discuss what's the reason behind कि अक्टूबर क्यों आया है and what you can expect ahead कि और up जाना है या dump it होने वाला है. So let's start with Krish. Krish आप बताइए आपका कैसा रहा vacation, पूजा vacation and how do you enjoyed the pump in between? तो पूजा वेकेशन तो ठीक ठाक ही था. शुभ विजया टू ऑल द व्यूअर्स. शुभ विजयादशमी. हैप्पी नवरात्रि. So hope everybody is back from their vacation and hope this market trend continues as well. तो जैसे आप लोग सबको पता है कि मार्केट पंप हुआ और बहुतों को पता है क्यों पंप हुआ. तो इट्स अ न्यूज़ जो कि पहले ही क्वांट टेलीग्राफ ने पब्लिश कर दिया था कि एटीएफ इज गेटिंग लिस्टेड. तो जो हुआ बेसिकली या जैसे ये अनफोल्ड हुआ बेसिकली कि यूएस में जो क्लियरिंग डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उनका वेबसाइट में ब्लैक रॉक का ईटीएफ टिकर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ टिकर एडेड हुआ था. तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी नया ईटीएफ या कोई भी नया स्टॉक लिस्ट होने से पहले दे अपडेट द टिकर ताकि जब भी वो लिस्ट हो जाए यू कैन क्लियर इट एंड द डिपॉजिटरी ट्रस्ट जैसे इंडिया में है सीडीएसएल एनएसडीएल वैसे वहाँ पे भी है डिपॉजिटरी ट्रस्ट यू कैन कीप इट विद देम. तो दिस इज व्हाट हैपेंड एंड इसके कारण क्या हुआ कि मार्केट पम्प्ड बिकॉज एवरीबडी थॉट कि ETF प्रोडक्ट इज गेटिंग लिस्टेड. तो जैसे पहले भी हम लोगों ने कह चुके हैं कि लाइक इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ राइट. तो कभी भी ये लिस्ट हो सकता है और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है जहाँ पे यूएस एसईसी को एक जजमेंट देना पड़ेगा कि व्हाई दे शुड नॉट लिस्ट इट व्हाट्स द रीजन. एंड इसी के कारण मार्केट पंप हुआ है एंड दैट्स द नैरेटिव. बट एक चीज ये भी हो सकता है कि जैसे शोभिक ने कहा था कि मार्केट इज ओवर सोल्ड एंड एज सुन एज पीपल स्टार्टेड बाइंग तो वहाँ पे जो शॉर्ट्स बने थे वो शॉर्ट्स कटने स्टार्ट हो गए. तो शॉर्ट्स जब कटने स्टार्ट हो गए तो दीज आर ऑल लाइक लेवरेज शॉर्ट्स. तो वंस दीज शॉर्ट्स स्टार्टेड गेटिंग लिक्विडेटेड तो मार्केट बहुत जल्दी ऊपर बढ़ा और 32,000 से 35,000 का जो गैप है वो शायद एक या दो ही टिकर में ऊपर बढ़ा है. सो बिकॉज देयर वाज नो शॉर्ट्स इन दैट रेंज एंड जो भी शॉर्ट्स था 32 के नीचे था. तो 32 टू 35 का जो पंप था आई थिंक शोभिक विल एक्सप्लेन मोर ऑन दैट. तो इसीलिए मार्केट सडनली एकदम 27-28 के से 35 तक बूम कर गया. तो अभी जो सिचुएशन है आई थिंक मार्केट इज ओवरबॉट. पहले था ओवरसोल्ड लास्ट वीक. तो अभी 35 तक शायद गया था उसके बाद 33-34 के आसपास 34,500 के आसपास है. एंड वेरियस न्यूज आर देयर जो भी यही बोल रहा है कि क्रिप्टो ग्रिड
में दिस इज लाइक द इंडेक्स हिट्स हाई सिंस नवंबर 2021. तो RSI indicates कि bull run might take a breather. It means कि RSI is around 70. तो जितना ऊपर जाता है RSI उतना overbought रहता है, जितना नीचे आता है oversold रहता है. तो generally RSI above 80 means कि market is overbought. RSI below 30 means market is oversold. तो 20 मतलब very sold. तो generally ये 30 के नीचे ही था इसके पहले. So this is what happened. Values between 50 to 74 signals greed. तो मतलब मार्केट ऊपर बढ़ रहा है. तो जनरली दिस नंबर वाज मच वे बिलो व्हेन देयर वाज नो लिक्विडिटी. तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गया है. इट्स जस्ट लाइक पीपल आर गियरिंग अप फॉर इट. तो शौविक लिक्विडिटी को लेके भी बताएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ. And if you guys don't follow this, I think you can look into it and you can go and subscribe. तो ये मैट्रिक्स स्पोर्ट बोल के एक एक्सचेंज है. मैट्रिक्स स्पोर्ट के एक्सचेंज में उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बुल मार्केट प्ले आउट होने वाला है. तो उन्होंने यहाँ पे एक टेंटेटिव चार्ट दिया है कि बाय अक्टूबर 2023 टू जनवरी अप्रैल 2024 इसके बीच BTC एक बार 45 के टच करेगा. जो कि इफ द ETF gets listed during this time, it can touch around that. And उसके बाद जुलाई 24 में it will touch 63K, which is again a bit likely, but on the higher end. And finally February में 125K, probably that's a more likely scenario. तो 45, 63 या 125 में मेरे को जो लगता है वो ये है कि आई डोंट नो इफ जनवरी में 45 के हिट करेगा कि नहीं. आई डोंट नो जुलाई में या जून में 63 के हिट करेगा कि नहीं. बट February 25 के अराउंड 125 के इज वेरी वेरी पॉसिबल. तो आई वुड से कि 80-90% चांस है कि दिस हिट्स, बिकॉज एज वी नो फ्रॉम प्रीवियस बुल साइकिल कि बिटकॉइन हाफिंग के बाद जो कि अप्रैल में है, 6 months down the line market tends to price in that Bitcoin halving and then ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है and then people get into FOMO mode and invest. तो इस बार तो FOMO mode will also come from high institution investors and ETFs, retail institutional money coming in, banks providing it to HNIs. तो ये 125 का जो नंबर है ये काफी ऑप्टिमिस्टिक है एंड आई वुड से इट इज ऑन द लोअर एंड. So on an average, I think it will go up to 6 figures for sure, and upside may be around another 50%. So my price prediction would be around 140, 150K BTC tops within 1 year of the Bitcoin halving. Generally, that's what happens, and generally that's how it plays off. Any comments on this? Shovik, you are the guy who is the trader. This is actually not a buy sell recommendation. This is for educational purpose only. तो ये जो सिनारियो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है. आप लोग मतलब इस तरह से प्ले मत करो कि 45 में सेल कर दिए, इधर बाय कर लिए, इधर, ऐसा नहीं. इस तरह से मूव होने का एक चांस है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. तो आप लोग अपना खुद का स्टडी भी करो, वहाँ पे देखो कि लास्ट बुल साइकिल में क्या क्या हुआ है कि किस लिए ये इस तरीके से मूव करेगा. तो उन्होंने मतलब एक एनालिसिस दिया है कि क्यों उनको लगता है कि ये 45 में टॉप करेगा एंड देन 60 में टॉप करेगा एंड देन 125 में टॉप करेगा. सो दिस इज अ वेरी बेसिक. आप लोग, हाँ, मैं यही व्यूअर्स को कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो ना करके खुद का भी थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर लेने से वो सही रहता है. पिछला बुल साइकिल्स में क्या क्या हुआ है और इस बुल साइकिल्स में कौन कौन सा इवेंट अलग है, ये सब फैक्टर्स को थोड़ा सा कुल मिला के आप लोग को देखना होगा कि कैसे इसका मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है. और जहां तक अपसाइड का सवाल है तो हम सभी को एक दिन ऊपर ही जाना है. तो मार्केट नहीं, हम सभी को एक दिन ऊपर ही जाना है, तो फिर मार्केट को भी वही जाना है अल्टीमेटली. तो यही है. तो एक चीज जो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने नोटिस किया है, मे बी इट इज राइट, मे बी इट इज रॉन्ग, यू कैन गो एंड चेक. तो क्या होता है कि जब भी कोई ग्लोबल टेंशन आता है, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर या फिर इजराइल हमास टेंशन, तो गोल्ड का प्राइस जो है वो काफी पंप करता है या काफी वोलेटाइल रहता है. वुड से पंप नहीं करता है बट काफी वोलेटाइल रहता है. पर अगर आप
इसके साथ अभी गोल्ड का कोरिलेशन देखते हैं कि यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर द यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्टेड, आफ्टर द इजराइल हमास थिंग स्टार्टेड। तो गोल्ड का वोलेटिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है, पर वहीं आप अगर बिटकॉइन का वोलेटिलिटी देखो तो इट इज़ क्वाइट वोलेटाइल एंड प्राइस मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। तो हम लोग जो बोलते आते हैं कि लाइक बिटकॉइन इज लाइक डिजिटल गोल्ड, राइट, और इट इज़ लाइक अ रिफ्यूज टू योर क्राइसिस, पीपल मूव मनी इनटू बिटकॉइन। तो जैसे यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम में भी हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी यूक्रेनियंस ने एंड इवन रशियंस ने अपना एसेट्स को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया था, तो देयर वाज अ मिनी पंप। तो अभी भी ये जो न्यूज़ है इसके साथ ये कोइंसाइड करता है कि इजराइल हमास का वॉर, जहाँ पे बिटकॉइन प्राइस अप हो रहा है। तो डू यू थिंक जो पहले होता था कि स्टॉक मार्केट के साथ बिटकॉइन का पंप होना, has it really started unraveling itself from the stock market, or is it just a one off scenario? आपको क्या लगता है शोभिक या सैम? एक्चुअली डीकपल्ड काफी हद तक हो चुका है मार्केट। कोरिलेशन जो था ना पहले, वो काफी हद तक आप ये बोल सकते हो कि मार्केट जितना जितना टाइम आगे जाएगा उतना मैच्योर होता जाएगा, तो जो कोरिलेशन है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये हर किसी मार्केट में होता है। कोई एक नया मार्केट जब भी आता है तब बाकी सारा मार्केट्स को वो सब फॉलो करता है, लेकिन धीरे धीरे जितना टाइम जाता है मैच्योर होता है उतना डीकपल हो जाता है सिनारियो, तो अलग से बिहेव करने का एक प्रोबेबिलिटी रहता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज यहाँ पे भी होना चाहिए। Sam, do you think it is playing or is it a big factor? आई थिंक दिस इज लाइक क्रिप्टो मार्केट बहुत हद तक सेंटीमेंट्स में चलते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट इज लाइक मोर ऑफ द न्यूज़ क्या आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू वेरी फंडामेंटल्स, बट क्रिप्टो अभी तक उतना ज़्यादा फंडामेंटल्स पे हम लोग नहीं देखे इतना, लाइक द बिलो ईयर्स। तो अभी तक तो मतलब बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड था, बट नाउ आई थिंक पीपल आर मोर सीरियस, इंस्टीट्यूशंस कमिंग इन एंड उतना कोरिलेशन अब धीरे धीरे कम होगा, बिकॉज एट द एंड इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट बास्केट टू क्रिप्टो। सो वहाँ पे कहीं मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहे हैं तभी क्रिप्टो बढ़ रहा है, सो देयर मे बी अ इनवर्स कोरिलेशन, ऐसा नहीं रहेगा। तो जनरली हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो स्पेस में कि लाइक क्रिप्टो इज स्टॉक्स ऑन स्टेरॉइड्स, राइट? तो जब स्टॉक थोड़ा बढ़ता है 5% 10%, तो क्रिप्टो इज लाइक इंक्रीजिंग 20% 30% एंड वाइस वर्सा। तो मेरे हिसाब से दिस विल कंटिन्यू, सो आई डोंट थिंक द कोरिलेशन हैज गॉन आउट, बट इट इज गुड टू सी कि क्रिप्टो कंप्लीटली स्टॉक के साथ 100% कोरिलेटेड नहीं है। सो इट इज स्टिल गिविंग मूव्स विच इज नॉट कोरिलेटेड विद द स्टॉक साइड। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ में, जो कि है यूके के ऊपर। तो बेसिकली उन्होंने एक लॉ पास किया है एंड दिस लॉ गिव्स द पुलिस और द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अथॉरिटी टू सीज क्रिप्टो विदाउट any kind of subpoena, without any kind of court order, because the government thinks ki if they seize the crypto and in case uh, it's used for bad money laundering or any kinds of tax evasion etc, तो अगर क्रिप्टो को सीज कर लेते हैं, लेटर ऑन दे कैन गिव अ गुड वर्डिक्ट और राइट वर्डिक्ट आफ्टर दे हैव गॉन थ्रू द होल इन्वेस्टिगेशन, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रिक्ट न्यूज़ है। आई वुडंट से इट्स अ रिग्रेसिव न्यूज़ और इट्स अ प्रोग्रेसिव न्यूज़, इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट न्यूज़, क्योंकि अगर ये सही से इम्प्लीमेंट किया जाता है इट विल ब्रिंग डाउन अ लॉट ऑफ हैसल्स। पर knowing how human nature works, आई एम मोर देन श्योर कि इसका मिसयूज भी होगा एंड पीपल्स एसेट्स विल बी लॉक्ड irrespective if it is good or bad. तो रिसेंटली हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि फॉर सम रीजन our INR assets has been locked with the banking system and we don't know why and the banks cannot tell us why. So we have to go to the right authority, right agency to get that money unfreezed. We're still trying to get through. जब ये होगा तो we will try to cover it कि like what exactly happened or why it exactly happened. So this kind of misalignment of information काफी लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है।
एंड सेम थिंग हैपन्स इन इंडिया एज वेल. तो इंडिया में भी अगर कोई भी स्कैम मनी को सस्पेक्ट किया जाता है तो फर्स्ट थिंग दे डू इज दे फ्रीज द अकाउंट्स और दे फ्रीज द मनी फर्स्ट एंड देन दे डू द इन्वेस्टिगेशन, विच इज अ ओके थिंग टू डू. पर जिसका भी अकाउंट फ्रीज होता है उनको एक इंटीमेशन करना चाहिए कि वाई योर अकाउंट हैज बीन फ्रोजन, व्हाट आर द स्टेप्स यू शुड डू टू अनफ्रीज द अकाउंट. And since India is such a big country with different state and federal laws, think there should be a federal agency where everybody can reach out to and ask for कि like, hey, this has happened with me, what are the next steps. तो अभी जो है this is very fragmented. तो अगर आपका पैसा आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात कहीं पे ब्लॉक किया जाता है कि वहाँ के साइबर सेल के साथ, तो आपका लोकल साइबर सेल जो है वो शायद आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ फेडरल एजेंसी, दिस इज स्टिल लोकल एजेंसीज. तो एक सेंट्रल नोडल अथॉरिटी होना चाहिए जिसको ये पूरा कंट्रोल करना चाहिए. होपफुली यूके में ये इम्प्लीमेंट होगा, ताइवान में इज ऑलरेडी दिस थिंग इज इम्प्लीमेंटेड. तो होपफुली दिस विल मेक थिंग्स इजियर rather than making it difficult for people. एंड जब ताइवान की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ताइवान से, एंड आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड आफ्टर आई केम आउट. तो तो बेसिकली क्या होता है कि ताइवान में देयर आर मल्टीपल कन्वीनियंस स्टोर्स. तो फैमिली मार्ट बोल के एक कन्वीनियंस स्टोर है, जैसे आपने सुना होगा 7-Eleven, डी मार्ट, ये वो इंडिया में भी बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर्स है. तो ताइवान का एक है फैमिली मार्ट. तो वहाँ पे अगर आप कुछ खरीदते हो तो आपको कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स मिलता है. तो बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर यू गेट 1 लॉयल्टी पॉइंट और 2 लॉयल्टी पॉइंट, और सर्टेन परचेजेस पे आपका लॉयल्टी पॉइंट ज़्यादा मिलता है. तो अभी ताइवान ने सर्कल ने क्या किया है, ताइवान की कन्वीनियंस स्टोर फैमिली मार्ट से एक पॉइंट्स टू क्रिप्टो सर्विस ऑफर किया है, जहाँ पे फैमिली मार्ट के ऐप में आप अपना पॉइंट्स को यूएसडीसी में कन्वर्ट कर सकते हो. तो दिस एसेंशियली मीन्स कि अगर कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम रन कर रहा है, यू कैन कन्वर्ट देयर लॉयल्टी पॉइंट टू क्रिप्टो. तो अभी तक तो ये बहुत ही समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल फेज में है, बट दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लॉयल्टी पॉइंट्स लैप्सेस. अगर आप एयरलाइन माइलेज देखते हो, होटल लॉयल्टी पॉइंट्स देखते हो, सो योर लॉयल्टी पॉइंट इज गेटिंग लैप्स्ड, यू आर नॉट बीइंग एबल टू यूज इट. पर अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि यू कैन कन्वर्ट इट टू क्रिप्टो एंड यू कैन स्पेंड इट देयर अगेन बैक, तो दिस विल गिव कस्टमर्स कि चलो ठीक है, अभी I have this much points, I cannot use it, I can convert it back later. First, let me convert to USDC. So that is what is happening. And it's a very simple thing. क्योंकि ताइवानीज यूजर्स जो है लाइक 80% ऑफ द यूजर्स कलेक्ट दिस पॉइंट्स. तो यहाँ पे नंबर भी दिया गया, 87% ऑफ द ताइवानीज यूजर्स आर accumulating these points. हालांकि ज़्यादा मेंबर्स नहीं है. आई थिंक फैमिली मार्ट हैज़ अराउंड 15 million roughly, 17 million members. So nationwide there is 23-24 million people. So 17 million is almost like 75%, 80% of the total users who are part of or who are using family mart once a month. So all these people will get a chance to convert. तो इसका मतलब ये होता है कि family mart जो है, it is moving away from its core business of selling products to becoming an exchange in itself. तो अगर वो चाहे, since they already have circles USDC, they can partner with a crypto exchange जो कि है XRX or MyCoin or Bito, and they can say, hey, if you want you can use your USDC to buy Bitcoin or Ethereum or whatever, which will not be illegal because they are partnering with the local exchange which has the regulated license. तो इंडिया में आप समझ लो कि जैसे आपका फ्लिपकार्ट पॉइंट्स है या अमेजोन पॉइंट्स है, and you can convert them to first USDC. So that part is being done by, let's say, a payment processor or regulated company. So when we are regulated, we can also do that. And then उसके बाद जाके आप उसको Bitcoin, Ethereum कुछ भी खरीदने में यूज करते हो, and somebody like us, when we have the license, we can facilitate that process. So it will become very easy for people to just buy and hold their points because Amazon के पास already users है, एयरटेल के पास ऑलरेडी यूजर्स है, रिलायंस के पास ऑलरेडी यूजर्स है. ऑल दे हैव टू डू इज दे हैव टू partner with somebody who can provide them the tech, provide them with the liquidity, and they can convert these users to crypto or bring them to Web3. As simple as that. So it's a very bullish move. I think a lot of people इस स्टेप से अपना फर्स्ट क्रिप्टो परचेज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे. So hopefully there are some clarities around it and Indian government can also follow similar pattern
विच वी आर सीइंग कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा फॉलो कर रहा है. तो होपफुली इन कपल ऑफ ईयर्स टाइम आप अपना एयरलाइन माइलेज को या फिर अमेजोन पॉइंट्स को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हो. I think Krish, Flipkart already has a loyalty program called Fire Drops. So they have recently launched it some days back. उसमें आप क्रिप्टो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बट यू कैन एक्सचेंज योर पॉइंट. सपोज आपके पास कोई कूपन्स है, या और इफ यू हैव एनी NFTs ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, you can just put it on their marketplace and you can put a price and you can sell it off. So it's more of a marketplace model जो अभी कर रहे हैं वो लोग loyalty points से, और loyalty discounts you can say. हाँ, तो And that is very simple to do, क्योंकि उनका loyalty points जो है वो already platform में locked है. But if you have the clarity, then आगे जाके आप सिर्फ loyalty points को platform में lock ना रख के और एक boundary ना बना के, if you do it in crypto, you can actually do it in a much bigger fashion and you can partner with multiple different brands. Of course, Flipkart doesn't want to partner with Amazon because it's a direct competitor, but Flipkart और भी बहुत सारे brands हैं जिसके साथ partner कर सकते हैं. Let's say Tata for their Tata Airlines Vistara points, for Reliance for Reliance mobile points, or whatever it is. So possibilities become endless at that point, because then you're just not limited to Flipkart's points, right? You can use any kind of loyalty points. I think the best use case will be for cred in India, because cred के पास already इतने points हैं and people are not able to convert it into something meaningful. So I know some people who are like millionaires in cred coins, but they can't use it into some other use case. So अगर cred launches it in India so that they can convert cred coins into USDC or any other crypto, I think. Or just convert cred coins to buy stuff on Flipkart, I mean, that's a very simple use case. Like आपको हमेशा क्रिप्टो को ही खरीदना है ऐसा नहीं है, but you can reuse it for something. Right. तो चलिए इसके साथ हम लोग शौविक को माइक देते हैं. शौविक, वर्चुअली हम आपको माइक पास कर रहे हैं, and the stage is yours. Yes, so that you can explain us about the October movement and what we can see ahead in November. Yeah, definitely. Let's see what magic happened during the weekend. No, during weekdays. यहाँ पे हम लोग BTC USDT का डेली चार्ट देख रहे हैं. तो डेली चार्ट में हम लोग पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं. ये बहुत पहले का ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है. ये जो हम लोगों ने ये सब लाइन वाइन खींचे थे ना, काफी पहले हम लोग ड्रॉ किए थे. तो आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके इसको रिवाइंड करके देखो. ये लेवल था हम लोग का मेजर सपोर्ट लेवल, जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था. फिर उसके बाद तोड़ के ऊपर गया, फिर से यहाँ पे 2 बार बाउंस किया, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन के होने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था. ये है दूसरा चीज जो है चैनल, ठीक है. उस चैनल में क्या हुआ यहाँ पे देखिए. अगर इस चार्ट को कोई बहुत पहले से, मतलब जब हम लोग शुरू किए थे तब से अगर कोई देख रहे होंगे तो फिर उनको तो काफी फायदा ही हुआ होगा. यहाँ पे देखिए, इस चैनल को तोड़ा नीचे की तरफ, फिर रिटेस्ट के लिए गया, रिटेस्ट फेल हो गया, फिर नीचे की तरफ आके तोड़ा. यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद ये चैनल के अंदर घुस गया. जैसे ही चैनल के अंदर घुसा, वैसे ही देखिए कितना बड़ा कैंडल बनाया, 2 3 4. मतलब यहाँ पे जिन्होंने पोजिशंस बनाया होगा चैनल के, मतलब ये इस कैंडल के ऊपर 30,300 400 के पास से, तो लगभग 5,000 पॉइंट का तो स्ट्रेट प्रॉफिट उनको अभी हो चुका होगा. तो मेरे हिसाब से उन लोगों को अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जो लोग का मतलब रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है वो लोग ट्रेल कर सकते हैं उसको. तो इसके आगे क्या होने वाला, ये तो हो गया एक सिनेरियो, ये भी हो चुका है. तो उसके आगे क्या होने वाला है ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. तो डेली चार्ट को अभी हम लोग आवरली में कर देते हैं. ये देखिए 35,300 ये हिट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है. तो आप लोग इसको माइनर प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो. लेकिन मेजोरिटी जो अपमूव आया है ना, वो आया है बेसिकली शॉर्ट कवरिंग की वजह से, जो कि 32,000 के उस पर था. 32,000 इस रेंज के आसपास था. तो ये जो
अचानक से मूव हुआ है, बेसिकली शॉर्ट कवरिंग काफ़ी जल्दी से हुआ है। तो अभी नीचे फॉल होने के लिए, मेजर फॉल होने के लिए फ्रेश शॉर्ट्स इस पोज़ीशंस पे बनना होगा। अगर ये फ्रेश शॉर्ट्स इस पोज़ीशंस पे नहीं बना, तो फिर ये छोटा-छोटा रेड कैंडल्स बना के कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा-सा कह सकते हो इसका रिट्रेसमेंट चलता रहेगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ आप लोग एक लेवल ध्यान में रखो, वो है आपका 32,000, ठीक है? इस ज़ोन के बीच में काफ़ी टाइम तक ये मार्केट रहने का एक चांस है और अपसाइड में आप लोगों को ये देखना है 35,000, 36,000, ठीक है? 36,000 के ऊपर जैसे निकलता है, फिर से आप लोग नया पोज़ीशंस बिल्ड करने के बारे में सोच सकते हो। और ट्रेडर लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि ये 2 ईएमए है, मेजर ईएमए 50 ईएमए और 100 ईएमए। जैसे ये वाला जो ईएमए है, बेसिकली 50 ईएमए है। जैसे ही 50 ईएमए को क्रॉस करके ये नीचे एक रेड कैंडल का क्लोजिंग देता है आवरली चार्ट पे, ठीक है? क्लोजिंग देना होगा, आप लोग हमेशा ये ध्यान रखो, मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रेड कैंडल आप लोग मान सकते हो। इसमें क्या किया, नीचे आया लेकिन इसका क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुआ है, ठीक है? वॉल्यूम है, तो जब ये रेड कैंडल बनाएगा और इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, तो फिर बहुत जल्दी से ये यहाँ तक आने का एक प्रोबेबिलिटी है, 33,000, ठीक है? 100 ईएमए तक। तो अकॉर्डिंगली आप लोग ट्रेडिंग प्लान करो वहाँ पे। तो ये हो गया बीटीसी का। इथेरियम का थोड़ा-सा देख लेते हैं हम लोग। हालाँकि बीटीसी और इथेरियम उतना ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं रहता है, इनमें कोरिलेशन ही ज़्यादा रहता है। इनमें भी आप देखो कि ये जो 50 ईएमए है, इसको सपोर्ट बना के बेसिकली ये आवरली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही इसको टच कर रहा है, वैसे ही बाउंस ऊपर की तरफ दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, यहाँ पे भी और 1 बार बन रहा है, अभी कैंडल फिनिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 3 बार भी वो बाउंस करे। लेकिन आप लोग को यही ध्यान में रखना है कि उसको अगर कोई सेम रेड कैंडल का क्लोजिंग देता है, तो फिर नेक्स्ट ईएमए जो है उसको रिटेस्ट के लिए आएगा वो 17,050, ठीक है? तो उस हिसाब से देखो और अपसाइड में आप लोगों को आवरली टाइम फ्रेम में आप लोग बोल सकते हो कि 1900 ही आप लोग मान के रखो, ठीक है? एक राउंड फिगर है और साइकोलॉजिकल एक आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस भी है, तो उसके ऊपर जाने पे ही आप लोग उस साइड में पोजीशंस वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। ये वाला चीज़ मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम में जब हम लोग देख रहे हैं ना, ये देखिए ट्रेंड लाइन बहुत पहले हम लोग ड्रॉ करके रखे थे, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। मैं एक वीडियो में बोला था, जब भी कोई एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना, तो मैक्सिमम टाइम होता है कि रिटेस्ट के लिए वो एक बार ज़रूर आता है वहाँ पे। तो ये रिटेस्ट के लिए एक बार आया, फिर वो रैली स्टार्ट कर दिया। अगर इसको नीचे जाना होगा ना, तो ये रिटेस्ट के लिए आएगा और फिर से ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, 3-4 कैंडल्स, 5 कैंडल्स। अगर इसको नीचे नहीं जाना होगा, तो फिर यहीं से ये बाउंस लेके ऊपर की तरफ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा मतलब आप लोग कह सकते हो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की है। आप लोग ट्रेंड लाइन अगर फॉलो करते हो, तो फिर इसको ज़रूर ध्यान में रखो, ठीक है? तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओवर टू यू क्रिश। तो चलिए आज के बाकी कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जो कि इस हफ्ते के टॉप न्यूज़ में आते हैं। तो FTX इज ट्राइंग टू रीस्टार्ट देयर क्रिप्टो एक्सचेंज। तो बेसिकली उनका जो अभी होल है, आई थिंक इट्स अबाउट $8.8 बिलियन के आसपास है। एंड दिस होल विल गेट फिल्ड अप if and when the crypto prices starts moving up, क्योंकि उनका जो टोकन होल्डिंग्स है वो बढ़ता रहेगा। तो FTX has a lot of Solana holdings and Solana based token holdings like Radium etc, जो कि अभी काफ़ी लाइक 80-90% डाउन है। तो जब वो बढ़ेंगे तो देयर होल विल ऑल्सो गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर। प्लस FTX का जो एसेट्स है, जैसे यू नो द मैनेजमेंट टीम और सैम वॉट एवर इज द केस, उन्होंने यूजर फंड को यूज करके एंथ्रोपिक जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए थे। तो अभी स्टार्टअप का जो प्राइसिंग है वो भी मतलब शेयर वैल्यू है वो भी काफी बढ़ गया है। तो इसीलिए मे बी दे विल सेल ऑफ their non-core business to get back the money or claw back the money and give it back to the investors. So there is hope कि exchange will restart with some private bidders जो कि will give some liquidity and say okay fine, users can start withdrawing and new users can come in and they can deposit money which will not be used to pay back the old users, right? That is the basic point कि अगर कोई नया यूजर आता है and they are depositing money, that money will not be taken and given to the old users, but the old users will have the option of let's say withdrawing 20% of their funds etc. तो
ये अगर होता भी है तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स जिनका पैसा अटका हुआ है, दे विल टेक आउट द मनी फ्रॉम FTX एंड दे विल गो टू अनदर प्लेटफॉर्म एंड दे विल इन्वेस्ट इन दैट प्लेटफॉर्म. So that is just market psychology. So if this happens, you will see a lot of activity, a lot of selling and buying, and a lot of trading volume. जो कि I would say it's not real trading volume, but it's just money being moved from one exchange to another exchange, or centralized exchange to decentralized exchange. Shovik and Sam, what do you think? Is this viable for anybody to, get on board and start this or restart this with a team? And mind you, this is not a team which was the core team. This is a new team. तो ऑलरेडी $200 million के आसपास FTX ने अपने lawyers को दिया है. And how this happens is basically a team of lawyers come in or a team of liquidation experts come in and वो किसी को CEO बना देते हैं, and that CEO, even if they don't have any experience, tells exactly what to do. In most of the times they will ask the liquidation company to liquidate क्योंकि it is in the best interest of the company जिन्होंने उनको CEO के हिसाब से पैराशूट किया था. और जितना लंबा खींच सकता है उतना अच्छा है क्योंकि देन मोर एंड मोर लॉयर्स विल गेट मनी. सो दिस इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द यूजर्स एट ऑल. तो पता नहीं ये ऐसा रिटेलर्स क्यों होता है. में तो नहीं है. मैं करेक्ट. एक्चुअली तो प्लीज पता आपको नहीं ये एक चीज ऐसा बताना क्यों चाहूंगा. होता है. बोलिए. मैं एक चीज बताना चाहूंगा. ये मतलब रियल लाइफ एक एग्जांपल है, ठीक है. मान लो कि बहुत सारा इंसान है, ठीक है. उसमें से कोई एक क्रिमिनल है जो कि एक खून कर चुका है या फिर मर्डर कर चुका है और एक बार जेल जा चुका है. फिर जेल से वो बाहर आ गया, कुछ भी करके मान लो कि अब बाहर आ गया, अभी बाहर घूम रहा है. तो आप क्या उसके ऊपर यकीन करोगे? ये एक बात है. तो देखिए किसी के ऊपर एक बार अगर दाग ऐसा लग जाता है ना, तो फिर उसको मतलब उस नजरिए से देखना जैसे कि वो पहले था, ये तो मतलब नहीं होगा. हाँ, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारा न्यूज उड़ाया जाए, PR बहुत सारा करवाया जाए, तो फिर मुझे तो लगता है ये लिक्विडिटी एग्जिट देने के लिए करवाया जाएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली लॉस जितना मिनिमाइज ये सिचुएशन के और वही ऊपर है, लोगों राइट. का फायदा. ये सिचुएशन के ऊपर है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इफ दिस पर्सन हैज एक्चुअली gone to jail, but किस लिए गया है, तो अगर he is trying to defend his own life and taken somebody else's life, even then he can go to jail with a suspended sentence. And if he comes out, he doesn't come out as a criminal. He has saved his own life, so he comes out with his life intact, right? तो it's not about कि बट उन्होंने किसी का खून किया है. बट वही You है ना also कि have to see the reason. बहुत सारा मार्केट में ऑप्शन क्या नहीं है. बहुत सारा ऑप्शन है, तो फिर उसमें ही क्यों घुसना जो ऑलरेडी एक बार कांड कर चुका है, क्योंकि या फिर कांड बात हो यह है चुका ना है जिसके कि साथ. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कांड हो चुका एक है. मैं वही एक बात करने की कहावत है, कोशिश कर रहा हूँ. लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक एट द सेम पॉइंट ट्वाइस, राइट. एक बार जहां पे लाइटनिंग हिट कर चुका है वहां पे सेकंड टाइम लाइटनिंग हिट नहीं करता है. सो दैट कैन वहां आल्सो पे बी अ बचा कुछ सिनेरियो. होगा. So that is for people to debate. आई डोंट थिंक लाइक पीपल अभी करेंगे अगर वापस आते भी हैं ये लोग, बिकॉज देर आर मोर ऑप्शंस, मोर एक्सचेंजेस राइट नाउ जो कि इन द बियर रन हैव acquired more users, have given more options, and already जहाँ पे लोगों ने इतना negative experiences, just like Souvik said, so going back there and again starting another without trip. since I am from the exchange background, without naming any exchange, दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंजेस में एक एक्सचेंज का फाउंडर उसका प्राइवेट की लेके गायब हो गया था कुछ दिन. तो उनका लिक्विडिटी जो है वो काफी सफर हुआ था. दैट इज वन ऑफ द टॉप एक्सचेंज इन द टॉप 10 राइट नाउ. दूसरा एक एक्सचेंज को गलती से $400 million का इथीरियम डिपॉजिट हुआ था उनके वॉलेट में, एंड बाय द डे दे कंप्लीटेड देयर ऑडिट वो 400 million उन्होंने वापस दे दिया था. वापस तो जिनसे वो लिए थे वो भी टॉप 10 एक्सचेंज है, और जिनको दिया गया था वो भी टॉप 10 एक्सचेंज है. ये तो हो गया 3 एक्सचेंज. चौथा एक्सचेंज है जो कि कोई भी क्रिप्टो आने से पहले दे मेक अ थिंग कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कौन सा कॉइन था जो काफी लोग ऑफ OTC या P2P में यूज करते हैं, बस उसका कोई चेन नहीं है. इट्स लाइक अ बिग थिंग. तो उन्होंने हवा फैला दिया था या अफवाह फैला दिया था, आप जैसे भी बोल सकते हो, कि दिस इज गोइंग टू बी लिस्टेड, पाई कॉइन, and they made a lot of money out of people trading against nothing.
बिकॉज पाईकॉइन का कोई ब्लॉकचेन भी नहीं है एंड दे नेवर सेड दे आर गोइंग टू ट्रेड, बट उन्होंने कर दिया था। ये तो हो गए कुछ एक्सचेंज, और जो प्रीमियर एक्सचेंज है उनका तो हेडक्वार्टर्स भी किसी को पता नहीं है, राइट? तो क्रिप्टो इटसेल्फ इज वेरी रिस्की। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इट्स ऑलवेज you can go with person or you can go with somebody where you know what is the kind of risk you are getting into. It's always good ki you know the risk and then you invest. So all these crypto exchanges that are there, that are in the top 10, they have gone through some sort of negative things in the past. तो ऐसा नहीं है कि अगर FTX रीस्टार्ट होता है दे विल गो थ्रू द सेम प्रोसेस, दे माइट एक्चुअली बी परफॉर्म बेटर इन सम जुरिस्डिक्शंस, जैसे समझ लीजिए FTX जापान। तो FTX जापान disclaimer, I have not named any company, right? I just said some of the top 10 exchanges are in this scenario right now. तो FTX जापान जो के है, लिए इशारा ही काफी, आई थिंक। तो जैसे समझ लीजिए FTX जापान के जो यूजर्स है उनका कोई भी फंड लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि देयर मनी एंड देयर क्रिप्टो वाज ऑलरेडी सेग्रीगेटेड, बट दे आर नॉट बीइंग एबल टू टेक इट आउट। तो अगर FTX रीस्टार्ट होता है, दीज पीपल विल बी एबल टू ट्रेड फ्रीली। So maybe yes, there will be some liquidity issues in the beginning, but then they can again start getting better and better. And since this is isolated from rest of FTX.com, जो कि global space में operate करता है, FTX Japan can actually be a very good use case, and maybe that is sold as a separate company and goes out as a subsidiary which brings in money for the FTX.com or main company, and they can distribute it to all the users so that they are becoming whole. So not everything is bad or not everything is good. There's always a fine line. But here the fine line is more towards the lawyers and liquidators, rather than promoters. जो भी है, अभी तो promoters को निकाल दिया गया है, so people who are in charge rather than for the traders. That is the disclaimer I would like to give. But at the end of the day, it's the intent. तो इंटेंट के बारे में बात करते तो दिस इज अ वेरी फेमस पर्सनल कैथी वुड, जो कि सिर्फ क्रिप्टो में ही नहीं बट क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने कॉइनबेस का शेयर्स खरीदा था जब वो ऑल टाइम लो के आसपास था, एंड शी मेड अ गुड प्रॉफिट, नॉट जस्ट ऑन बिटकॉइन प्राइसेस गोइंग अप बट ऑल्सो कॉइनबेस प्राइसेस गोइंग अप, एंड शी स्टार्टेड selling some of that and realizing the profit. The profit is not just sitting there. तो जैसे शौविक ने कहा कि some sort of profit booking will be happening right now, so she is doing it. So I think with her a lot of other people will also be doing the same thing. Finally आते हैं एक न्यूज़ पे जो कि काफ़ी छाए हुए थे कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले, लेजर asking people to do a backup so that they can recover it for them, and asking these people to pay them a price so that in case they lose their password they can recover it. तो कैसा एग्जाम्पल है, समझ लीजिए आप बैंक में गए, तो बैंक में जाके हम उन्होंने कहा कि ये रहा मेरा पैसा एंड आई होप कि मैं बैंक का पासवर्ड और आईडी नहीं भूलूंगा, बट इफ आई फॉरगेट, ये रहा और कुछ पैसा जो मैं आपको हर महीने देने वाला हूँ, इफ आई फॉरगेट you can give it back to me. This is the scenario, as simple as that. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि if somebody is buying ledger or somebody is buying a hardware device, they would probably know how to back it up. And if they don't know how to back it up, ledger itself should not provide this. It should be rather from a third party company जो कि लेजर के साथ काम करके ये कर सकता है, या फिर इट कैन बी जीके प्रूफ ऑटो जनरेटर जो कि लेजर टच नहीं करता है। वाई आई एम सेइंग इट कि यहाँ पे लेजर अगर ऑलरेडी रिकवरी कीज को टच करता है या ऑलरेडी रिकवरी कीज लेजर के ही प्लेटफॉर्म में है, तो इट्स लाइक अ डुअल वैमी इफ लेजर गेट्स हैक्ड, राइट? तो ऑलरेडी आपका पास फ्रेज आप लेजर के साथ रख रहे हो या फिर लेजर हैज इट समवेयर, एंड देन आपका रिकवरी पास फेज भी आप लेजर के साथ रख रहे हो, और यू आर गिविंग एक्सेस लेजर टू एक्सेस इट एंड गिव इट बैक टू यू। सो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड फॉर मी, और इसको इंश्योर कर रहा है कॉइन कवर। तो बाई चांस अगर कभी लेजर हैक्ट होता है, सो द फर्स्ट कंपनी विच विल प्रोबेबली गो बैंकरप्ट इज कॉइन कवर, क्योंकि दे आर सेइंग कि वी विल इंश्योर दिस प्रोसेस।
तो आई थिंक अगर लेजर खुद ना करके अगर किसी और के साथ ये पार्टनर करता है, एंड अ थर्ड कंपनी would have been responsible for generating the zk proof based you know keys and stored it on a decentralized server like aleph.io or somewhere जहाँ पे वो टच नहीं कर सकते हैं, बट लेट्स से ledger, the user and the third party company together can get the keys and that key goes to the person. तो ये एक viable option था, but यहाँ पे time will tell कि how viable is this option. Of course it will help some people, but if ledger gets hacked there's a chance कि बहुत बड़ा हैक होगा. It's not just कि primarily कुछ devices को हैक किया जाएगा. Shavik, you do have a hardware device I think, but मुझे नहीं पता कि आप hardware device को use करते हो कि नहीं. Sam also has a hardware device. So you guys are proponent of hardware devices. I on the other hand likes to keep it on on hot wallets. What do you think कि अगर आपको बोला जाएगा कि you can create a solution जहाँ पे आपको पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन दिया जाता है on hardware using your hardware and you have to pay a monthly fee or a SaaS fee, whatever. Do you think you will opt for it, Sam and Shovik? No, I won't. No. क्योंकि यहाँ पे मैं एक प्रीमियम प्राइस पे करके ऑलरेडी हार्डवेयर डिवाइस ले रहा हूँ, उसके बाद से फिर से एक प्राइस पे करके सिर्फ परचेज उसको रिकवरी के लिए, ये मतलब ये मॉडल से नहीं, रेवेन्यू मॉडल का एक नया स्ट्रीम निकाला है इन लोगों ने, बट ये मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ये सही है. और मैं वैसे भी मेरे पास हार्डवेयर वॉलेट है बट मैं उसको यूज नहीं करता हूँ. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू रीच मेन स्ट्रीम अडॉप्शन अराउंड डिजिटल वैल्यू वी हैव टू लोअर बैरियर्स टू एंट्री फॉर सेल्फ कस्टडी. तो अगर यही बात है कि इन ऑर्डर फॉर यू टू रीच मेन स्ट्रीम अडॉप्शन अराउंड डिजिटल वैल्यू और डिजिटल एक्सचेंज वी हैव टू लोअर बैरियर्स टू एंट्री फॉर सेल्फ कस्टडी, मुझे लगता है कि दिस इज ओके स्टेटमेंट, बट in order for this to happen you have to really separate different entities. जैसे आज के ज़माने में क्रिप्टो वॉलेट्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लोग क्रिप्टो वॉलेट्स के हिसाब से यूज़ करते हैं, जो कि बहुत बड़ा गलत काम है, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस का मेन काम था यू जस्ट एक्सचेंज योर एसेट्स एंड यू टेक इट आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म. बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे कॉइन्स ऑफर करते हैं एंड बहुत सारे वॉलेट्स वो सब कॉइन्स ऑफर नहीं करते हैं. सो इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव a simple place to store everything, लोग वॉलेट्स को एक्सचेंज के हिसाब से मतलब एक्सचेंज को वॉलेट्स के हिसाब से यूज करते हैं. देन दीज एक्सचेंजेस आर ऑल्सो दी कस्टोडियंस. तो बेसिकली आपको पता नहीं कि वो आपका एसेट लेके क्या कर रहे हैं. बहुत सारा टाइम ऐसा होता है, आई वुड से बिफोर 2020 90% ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंजेस वर यूजिंग योर मनी टू ट्रेड. और इंडियन एक्सचेंज में ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं कि कैसे आपका पैसा लेके people in those exchanges were taking positions. बहुत सारे बड़े एक्सचेंज में अभी भी they have their own market making team. हाँ, मतलब currently बहुत सारा ऐसा exchanges है जहाँ पे they have their own market making team जो कि user का पैसा लेके या user के against में positions लेते हैं. So these are all the practices which have been banned in the TradFi space. All the things are there. It's just a will for people to implement it. अगर आप कस्टडी को अलग कर देते हो, अगर आप इसीलिए रेगुलेटर्स को ना थोड़ा सा एक्टिवली इसमें काम करके जल्दी से कुछ लाना होगा, नहीं तो फिर वही है कि नेक्स्ट बुल साइकिल में भी वही होगा ना कि बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, वॉलेट में रख देंगे अपना एसेट्स वगैरह, एक्सचेंज में रख देंगे, फिर उसका ही पैसा जाके ट्रेडिंग में फिर से यूज होगा. तो फिर आपका पैसा यूज करके एक्चुअली उन लोगों के पास मतलब ऑथराइज भी नहीं किया हुआ एक्सचेंज यूज करेगा. मैं वही बोल रहा हूँ कि एक्सचेंज उस पैसे लेके ट्रेड करेगा, तो फिर ये सही नहीं है. तो नॉन कस्टोडियल तो अच्छी बात है, पर नॉन कस्टोडियल के साथ आपको कन्वीनियंस भी देखना चाहिए. बेसिकली दैट्स व्हाट्स लैकिंग राइट नाउ. एंड या सो बेसिकली FTX रिलेटेड एड्रेसेस स्टार्टेड मूविंग मनी टू विंटरम्यूट, जो कि एक बहुत बड़ा और द बिगेस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर है इस स्पेस में, ऑन देयर बाइनेंस एंड कॉइनबेस डिपॉजिट्स. तो दिस इज प्रोबेबली to get liquidity, जो कि जो भी liquidation process या फिर जो भी उनका lawyers है वो handle कर रहे हैं, उनको पैसा पे करने के लिए, या फिर जो भी उनका
कस्टोडियन है उनको पैसा पे करने के लिए ये लिक्विडेट किया जा रहा है. सो माइंड यू दीज आर ऑल द मनी दैट इज कमिंग आउट ऑफ द स्मॉल टाइम ट्रेडर्स पॉकेट्स. तो जब आपका रेजोल्यूशन होगा, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू प्रोबेबली गेट मोर मनी और इक्विवेलेंट मनी, बट कब होगा और कैसे होगा दैट विल ऑल्सो डिपेंड हाउ दे हैंडल एंड हाउ लॉन्ग दे हैंडल this. So this money is coming out of traders, like retail traders profits or retail investors profit. एंड आज के लास्ट न्यूज में जो कि है पॉलीगॉन के ऊपर. सो पॉलीगॉन हैज deployed its Pol contracts on the mainnet. So I think this is the third time Polygon is renaming itself for the better, hopefully. रिसेंटली बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आए हैं पॉलीगॉन को लेके एंड बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि a lot of founders are leaving Polygon for doing their own stuff, जो कि is not a bad thing if you see, क्योंकि अगर founders का इंटरेस्ट अलाइन नहीं रहता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, so they should leave, and जिसका भी अलाइंड रहता है they should stay and they should take it forward. So it's not a bad thing, but बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई किया है. अगर यही चीज़ कोई नॉन इंडियन चेन के ऊपर होता तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी होता. बट जस्ट बिकॉज प्रॉब्ली आई थिंक इट्स एन इंडियन चेन और प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया, पीपल हैव ट्राइड टू मैग्नीफाई द प्रॉब्लम्स. रीजन ये है कि अगर पॉलीगॉन एज अ लेयर 2 नीचे जाता है देन देयर आर अदर लेयर 2 जो ऊपर जाएगा, राइट, बिकॉज द सम टोटल ऑफ ट्रांजैक्शंस विल प्रोबेबली रिमेन सेम. तो अगर आप पॉलीगॉन यूज नहीं करते हो तो आप दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करोगे जो कि L2s है, and they will gain new audience, they will get new volume, they will get new liquidity, right? So they will make more money. So that is the narrative people are pushing according to me. So without actually knowing exactly कि क्या हो रहा है, people are making stories out of it and not much corroboration is being done. So hopefully this resolution can be passed, and it's high time कि people come out with proper reasons कि like exactly क्या हो रहा है, so that people can get again the same confidence back on Polygon. With this, I end my topic today and give the mic to Sam and Shovik to express their views कि आपको क्या लगता है कि Polygon का जो recent news है and the current thing that is being happening, how it's going to affect moving forward. क्योंकि let's be honest, like Polygon is a very solid project, right? They are doing multiple things, they have enough traction, but then things haven't been as good probably after the launches of other L2s. So what do you think, or how do you think this scenario is going to play? And don't consider that since you have Polygon in your asset, you will always be saying good things about it. But in a general sense of point, like आपको क्या लगता है? And full disclosure, I still hold Polygon and I'm going to hold it. एज एन इंडियन मुझे लगता है कि हम लोग को जो हम लोग के कंट्री से ब्लॉकचेन उठा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए. और हाँ, ये भी काफी हद तक सही है कि अगर मैं कंपिटिटर्स का मेंबर्स वगैरह को अपना बोर्ड में लाता हूँ तो फिर ये तो एक दिक्कत वाली चीज ही है. तो उसमें इंटरेस्ट जो है वो काफी हद तक लूज होता है बोर्ड मेंबर्स का, तो फिर इसीलिए वो लोग एग्जिट भी कर रहे होंगे. और नया नया टेक्नोलॉजी ये सब आते रहेगा या फिर जितना लॉन्च होते रहेगा, होपफुली नेक्स्ट ईयर हम लोग को कुछ ज्यादा और अपडेट्स देखने को मिलेगा. तो फिर हो सकता है कि ये जो अभी माहौल क्रिएट हुआ है नेगेटिविटी का, ये दूर हो जाए. होपफुली ये बहुत जल्दी होगा. डिस्क्लेमर, आई आल्सो होल्ड पॉलीगॉन, मैटिक टोकन, नॉट पॉलीगॉन. या ओवर टू यू सैम. So for me it's like कि जैसे आप लोग जानते होंगे अभी L2s में जैसे कृष्ण ने बताया कि पॉलीगन का जो TVL था, and also the transaction volume on Polygon has been going down because base और optimism और बहुत सारे layer 2s आ गए. But with this with this news of Pol token coming up, so I think जैसे कि base use कर रहे OP stack का layer to build their blockchain and to get the tech stack. So Polygon is also coming up with their CDK बोल के उनका एक kit है.
वो अब बहुत सारे ब्लॉकचेन्स यूज करेंगे, सो इट मींस लाइक बहुत सारे और चेन्स जो हैं वो भी शायद कहीं हद तक पॉलीगॉन से कनेक्टेड रहेंगे, एंड whoever holds पॉल टोकन, लाइक all the disclosures here, all of us hold पॉल टोकन here, like अभी Matic. तक नहीं, अब ऑल ऑफ अस होल्ड मैटिक टोकन, अभी तक पॉल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। Right. So whoever is holding it, so they will have some use cases as well for the poll. तो वो भी कुछ verifications and other things कर सकते हैं blockchain पे, whoever is holding it, and they can give suggestions and become part of the ecosystem. So I think this is overall is a good initiative by Polygon. And other than the management and other negative PR and all those things, I think आगे जाके I am very bullish on Polygon. Not from any Indian or other perspective, but as a project as a whole and the tech that they are pushing out from here. क्रिश, यहाँ पे एक मेरे मन में एक सवाल आया, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, आप मुझे कंफर्म करो। हो सकता है कि आपके पास न्यूज़ हो इनसाइडर कुछ। जो अभी मैटिक होल्डर्स जो लोग हैं, तो वो क्या अगर पॉल लॉन्च होता है तो फिर 1:1 में या फिर 1:2 में रिवार्ड सिस्टम्स दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? 1:1, 1:1. 1:1. They have already declared been announced. They have already declared. Okay. Sorry, I think you should continue reading about Polygon. आपने बस होल्ड करके रखा है, पढ़ना छोड़ दिया है। नहीं, मैं होल्ड करके रख दिया, बस हो गया। अरे मुझे सेल भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस होल्ड करना है। पैसा छाप रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हो और पैसा छाप रहे हो, और कुछ काम नहीं कर रहे। आप लोग पढ़ाई करो, रिसर्च करो, बस मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक वी शुड गिव आवर व्यूअर्स a final goodbye. Thank you everyone from our side. Shubh Vijay once again. Yeah, thank you guys bye. for joining in. Thank you. Bye bye.